हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं, ठीक है, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। तो जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में। और यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं, इसमें 2016 से लेकर 2023 तक के अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सेकेंड सेमेस्टर की, उन सभी परीक्षाओं के ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो विस्तृत व्याख्या सहित सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे। आपको बताइएगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर पढ़ने के बाद आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो परीक्षा में प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये पेपर की जो फीस है वो आपको ओनली 100 रुपीज़ देना होगी। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन पेपर्स के सॉल्व की हुई जो पीडीएफ फाइल है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। एक बार मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है वो दिखा देता हूँ। उससे पहले आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ पर आपको QR कोड जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। और आपको कई बार आपने देखा होगा कि जो पहले क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वही क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं, तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलती है। प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये सेकेंड सेमेस्टर का 2023 का प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आपका फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस के आपको जो आंसर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, विस्तृत व्याख्या से, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और उसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, ये आ जाएंगे। यहाँ नीचे की साइड में आप देख सकते होंगे, यहाँ से ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं और ऊपर की साइड में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व किए मिलेंगे, चाहे आपका मैथ का पेपर हो या फिर साइंस का हो या फिर इंग्लिश का हो, ठीक है, या फिर अदर किसी सब्जेक्ट का हो। सारे क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर जो आप अभी आपको दिखाया गया था उसी मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। एक बार फिर मोबाइल नंबर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 61। इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्रीवियस क्लासेस अटेंड करना है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आदर्शवादी विचारकों के द्वारा किन शिक्षण विधियों को अपनाया गया है। जो आदर्शवादी विचारक हैं उनके द्वारा कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाई गई हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आदर्शवादियों का ये मत है कि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित हो, हमारा जो भी लक्ष्य है वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। तो हम क्या है, बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि की खोज आसानी से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारकों के द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया, जिसके सुकरात के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि दी गई, ठीक है, और प्लेटो ने संवाद विधि दी, अरस्तु ने आगमन विधि दी, इसके अलावा पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि, प्रशिक्षण और क्रिया विधि, ठीक है, ये विधि दी। तो इन सभी विधियों को आप याद जरूर रखें क्योंकि ये जो विधियाँ हैं वो बार बार पूछी जाती हैं। जो शिक्षण विधियाँ हैं ये बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। इसके बाद हार्वर्ड ने निर्देशन विधि दी, फ्रॉबेल ने खेल विधि दी, ये कई बार पूछा जाता है फ्रॉबेल की खेल विधि के बारे में, ठीक है, खेल विधि किसने दी तो फ्रॉबेल ने दी। और हीगल ने तर्क विधि दी, ठीक है, ये सुकरात वाला भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, प्लेटो वाला भी कई बार पूछा गया। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये सारी विधियों को आप याद रखें, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 62 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है, ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या है। तो आदर्शवाद जो है वो शिक्षक को विशेष स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई, ठीक है, विद्यालय की तुलना किससे की गई, एक उद्यान से की गई। यानी कि विद्यालय क्या है, एक बाग है और छात्र क्या है, छात्र उस बाग का एक कोमल सा पौधा है, ठीक है, छात्र क्या है, उस बाग का एक कोमल सा पौधा है। और जो टीचर है, टीचर को क्या बताया गया, उस बाग का माली बताया गया है, ठीक है। तो छात्र कोमल पौधा है और उसके बाद आगे शिक्षक जो है, शिक्षक क्या है, शिक्षक क्या कुशल माली है, ठीक है, शिक्षक क्या है कुशल माली है। ये आपको सारी चीज़ें बताई गई। आगे बताया कि माली की उपस्थिति में पौधा बढ़ेगा, ठीक है, और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होगा। ये असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए, फिर भी माली के लिए कुछ कार्य
होते हैं, ठीक है, फिर भी मालिक के लिए कुछ कार्य होते हैं। वह अपने कार्य कौशल में निपुण होता है, इसलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यानी कि जो शिक्षक है वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सकता है और बच्चे के अनुसार ही उसे ढाल सकता है। यही बात शिक्षक के विषय में भी लागू होती है। वह छात्रों को उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता दे सकता है, ठीक है। बच्चों का विकास किस तरह से हो ये शिक्षक यहाँ पर तय कर सकता है। इसके साथ ही आगे बताया गया अगला प्रश्न संख्या 63, आदर्शवादी विचारक शिक्षार्थी में किन गुणों का समावेश चाहते हैं। जो आदर्शवादी विचारक है वो एक विद्यार्थी जो है उसके अंदर किस तरह के गुणों का समावेश देखना चाहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं बल्कि विचार मूल्य आदर्श केंद्रित मानते हैं। आदर्शवादी क्या है, शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते बल्कि किस केंद्रित मानते हैं, विचार मूल्य और आदर्श केंद्रित। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों मूल्यों के आधार पर करते हैं। आदर्शवादी विचारक छात्र में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं। जो आदर्शवादी विचारक हैं वो छात्रों में क्या चाहते हैं, उच्च संकल्प शक्ति चाहते हैं, ठीक है, सदचरित्र चाहते हैं, गुरु भक्ति चाहते हैं, ठीक है, परोपकारी चाहते हैं, न्यायप्रिय हो, ठीक है, स्टूडेंट्स कैसा हो, न्यायप्रिय हो, निर्णय लेने में स्टूडेंट्स पूरी तरह से समर्थ हो, मूल्यों के विश्वास रखने वाला हो, इसके अलावा विनयशीलता हो बच्चे के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो, सर्वहितकारी हो, ठीक है, यानी कि सभी का हित देखें और सदमूल्यों से युक्त हो। ये सारी चीज़ें कौन देखना चाहते हैं, बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर आदर्शवादी विचारक, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 64, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन का क्या अर्थ है। अनुशासन का अर्थ क्या है आदर्शवाद के अनुसार। तो आदर्शवादियों का ये मत है कि छात्र का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। इनका क्या कहना है कि छात्र का पूरी तरह से जो विकास है वो कब हो सकता है, जब छात्र पूरी तरह से अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही आत्मानुभूति आध्यात्मिक के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है। आदर्शवादी जो हैं वो कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अनुशासन चाहते हैं वो भी। कौन, आदर्शवादी। वे प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में, वे नियमित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का ये तात्पर्य है कि नम्रता, शिष्टता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है। उनका यहाँ पर अनुशासन का तात्पर्य क्या है, ठीक है, देखेंगे। नम्रता हो स्टूडेंट्स के अंदर, शिष्टता हो और आज्ञा माने शिक्षकों की और अपने बड़ों की भी, और न के इन नैतिक मूल्यों का विकास हो स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यही सब अनुशासन का अर्थ है आदर्शवाद के अनुसार। प्रश्न संख्या 65, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय का स्वरूप क्या होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय का स्वरूप यहाँ पर बताना है। तो स्कूल के स्वरूप और व्यवस्था के संबंध में प्रकृतिवादियों का मत है कि विद्यालय को प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। विद्यालय को प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। वास्तविक विद्यालय तो स्वयं ही प्रकृति है, ठीक है। वास्तविक विद्यालय क्या है, स्वयं ही प्रकृति है। फिर भी यदि औपचारिक शिक्षा देने वाले सामाजिक विद्यालय की कल्पना की जाए तो वह कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता और औपचारिकताओं से विहीन होना चाहिए। कक्षा, वर्ग, समय सारणी, परीक्षा आदि का बंधन नहीं होना चाहिए विद्यालय में। ये किनका मानना है, प्रकृतिवाद के अनुसार। विद्यालय में बालक बालिका दोनों का शामिल कर शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही समान रूप से जो शिक्षा है वो देनी चाहिए। गर्ल्स या बॉयज़ के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक में आत्मानुशासन की भावना का विकास हो और वे अपने प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार विकास कर सकें। जिस तरह से उनका प्राकृतिक स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग ही वह अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय का जो स्वरूप है वो बताया गया। प्रश्न संख्या 66, इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान की चर्चा कीजिए। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें प्रकृतिवाद का क्या योगदान है इसके बारे में आपको बताना है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान। तो आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान को निम्नलिखित रूप से संक्षेप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया कि आधुनिक विचारधारा ने आधुनिक शिक्षा के बाल केंद्रित दृष्टिकोण से पूरित किया। आधुनिक विचारधारा ने, जो आधुनिक विचारधारा उसने आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित दृष्टिकोण से पूरित किया। दूसरा पॉइंट है इसी विचारधारा के कारण ही आज शिक्षा में बालकों के स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता, क्रियाशीलता और खेल विधि का मार्ग खुला हुआ है, यानी कि प्रशस्त हुआ है। और पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर आपसे को बताया गया कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता का श्रेय प्रकृतिवाद को, जो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण है इसकी प्रमुखता का श्रेय किसे है, प्रकृतिवाद को। अगला पॉइंट बताया गया कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय भी प्रकृतिवाद को ही है। अगला पॉइंट बताया गया कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण बताया।
अगला पॉइंट बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञान कराने और व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा और अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का विकास प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देन है। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 67 इसमें बताया गया कि प्रैग्मैटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ये आपको बताना है। तो प्रैग्मैटिज्म, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति किस तरह से हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयोजनवाद या आप कह सकते हैं व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन है। इसे आंग्ल भाषा में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। किसे? प्रयोजनवाद को या व्यवहारिकतावाद को आंग्ल भाषा में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है, प्रैग्मैटिज्म। ये शब्द क्या है? ग्रीक भाषा के प्रैग्मा और प्रैग्मैटिकोस से निर्मित हुआ है। इसमें प्रैग्मा का अर्थ है कि किया हुआ कार्य। प्रैग्मा का अर्थ क्या है? किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। इसके अलावा प्रैग्मैटिकोस का क्या अर्थ है? प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है, प्रैक्टिसिबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त विचारों, मूल्यों और निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, एक बार फिर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक बार फिर से आप रीड करेंगे। तो इसमें बताया गया कि इसमें प्रैग्मा का अर्थ क्या है? किया हुआ कार्य या व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। इसके बाद बताया गया कि प्रैग्मैटिकोस का अर्थ क्या है? प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है, प्रैक्टिसिबिलिटी, ठीक है। इसमें बताया गया कि प्रैग्मैटिकोस का अर्थ है प्रैक्टिसिबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता, यानी कि प्रैग्मैटिकोस का अर्थ क्या है? व्यवहारिकता। इसका तात्पर्य है कि समस्त विचारों, मूल्यों और निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है, ठीक है। तो प्रैग्मैटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह से आपकी हुई है आंग्ल भाषा से, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 68 इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रयोजनवाद से क्या है। प्रयोजनवाद के बारे में आपको बताना है कि प्रयोजनवाद क्या है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती। पहले से जो कोई सत्य है वो पहले से सिद्ध किए हुए सत्य को स्वीकार नहीं करती है। कौन? प्रयोजनवाद, ठीक है। इसके अनुसार सत्य का मूल्य जो है वो व्यवहारिक होता है। सत्य का मूल्य क्या होता है? व्यवहारिक होता है। इसके अनुसार सत्य का मूल्य व्यवहारिक होता है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। जॉन ड्यूबी इस दर्शन के महान प्रतिपादक हैं। तो इस दर्शन के महान प्रतिपादक कौन है? प्रयोजनवाद। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोजनवाद के जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो आप बताएंगे जॉन ड्यूबी। उनके अनुसार, यानी कि जॉन ड्यूबी के अनुसार, ज्ञान और मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है अपितु साधन है। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। मानवीय जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए किसे में यहाँ पर किस विधि को उपयुक्त माना है? वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। किन्होंने? जॉन ड्यूबी ने, ठीक है। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता जॉन ड्यूबी, ठीक है। इनके अनुसार ज्ञान और मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं बल्कि अपितु है, साधन है, अपितु साधन है। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को ही उपयुक्त माना है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69 इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए प्रयोजनवाद का किन किन विद्वानों ने नया नामकरण किया है। तो प्रयोजनवाद का नामकरण निम्न विद्वानों ने किया है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ठीक है। इन्होंने अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद नाम दिया। विलियम जेम्स ने अनुभववाद या फलवाद नाम दिया। जॉन ड्यूबी ने साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद या प्रयोगवाद नाम दिया। किलपैट्रिक ने प्रयोजनवाद नाम दिया, ठीक है। तो ये इन सब विद्वानों ने अलग अलग अपना नामकरण किया है प्रयोजनवाद का, ठीक है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, प्रयोजनवाद नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। प्रश्न संख्या 70 शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की क्या देन है। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन फील्ड ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन के बारे में पढ़ना है। तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में जो प्रकृतिवाद है उसकी देन बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मानना है कि शिक्षण में छात्रों की रुचि, योग्यता और अभिक्षमता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और स्वतंत्र ढंग से सीखने में छात्रों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से बालक अपनी प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक ढंग से विकास करने में समर्थ होगा। संक्षेप में प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों को निम्नबद्ध ढंग से प्रकट किया जा सकता है। किस तरह से प्रकट किया जा सकता है, ठीक है, कौन कौन सी इनकी विधियाँ हो सकती हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहली विधि स्वागमन विधि बारे में बताया गया। प्रकृतिवादी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं और पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी क्या है? इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को सिखाया जाना चाहिए और ये पुस्तक का घोर विरोध करते हैं, यानी कि किताबों का विरोध करते हैं। कौन? प्रकृतिवादी। इसलिए बालकों के ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए 100 अधिगम विधि का समर्थन करते हैं, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे, यानी कि सेल्फ लर्निंग, खुद से करके सीखना, ठीक है।
इसके बाद अगली विधि बताया गया करके सीखना या क्रिया विधि। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, करके सीख रहे हैं क्रिया विधि। प्रकृतिवाद निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करते हैं, केवल रट्टा मारने पर ये निष्क्रिय विरोध करते हैं, निष्क्रिय का विरोध करते हैं। ठीक है, जो प्रकृतिवादी है वो निष्क्रिय अभ्यास क्या है, रट्टा मारने को क्या करते हैं, विरोध करते हैं उसका। और करके सीखने, अनुभव द्वारा सीखने का ये पूरी तरह से समर्थन करते हैं। विद्यार्थी खुद से, छात्र खुद से करके सीखे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और ज़्यादा देर तक उस चीज़ें ध्यान भी रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर खेल विधि, शैशवावस्था खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल में बालक बहुत कुछ जान और समझ सकते हैं। तो बचपन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी खेल में। ठीक है, इसके बाद आपका भ्रमण विधि, टूर वगैरह पे जाना। ठीक, तो प्रकृतिवादी विचारक विद्यालय की चारदीवारी से निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाकर प्राकृतिक घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप को देखकर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थन करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर भ्रमण वगैरह कराया जाता है, टूर वगैरह पर ले जाकर सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। किसी भी ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताना या अदर किसी चीज़ के बिल्डिंग के बारे में बताना या अदर किसी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उनकी प्राकृतिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चों को अध्ययन कराया जाता है तो उन्हें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की महत्वपूर्ण क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं तो और चैनल पर जाकर आप प्रीवियस क्लासेस को चेक कर लीजिए। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, उनकी पीडीएफ फाइल हमारे पास उपलब्ध है और जो नंबर आपको बताया गया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।